जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट प्रकाश पब्लिकेशन के 2 पार्ट आप लोग देख चुके हो। अभी लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट्स के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। 80 questions has been completed by us. Today I start from 81 questions. पहला क्वेश्चन है, The word essay has been taken from a French word essai. What does it mean? मतलब ऐसे जो है ये फ्रेंच वर्ड एसआई से लिया गया है। ESSAI ऐसे जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द जो एसआई है उससे लिया गया है। और उस एसआई का क्या अर्थ है, तो इसमें बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन उस एसआई का अर्थ होता है अटेम्प्ट, ATTEMT। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। 22वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज। पहली अंग्रेजी कॉमेडी कौन सी है? तो पहली अंग्रेजी कॉमेडी सभी लोग जानते हो, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है। और जो ये गौरबोडक दी गई है ये पहली ट्रेजेडी शायद है। 83वां क्वेश्चन है, जॉन्स प्लेज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वॉलपोन। ये काहे के एग्जाम्पल है? मतलब 3 जो प्ले लिखे हैं जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने, कौन कौन? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, और तीसरा है द एल्केमिस्ट एंड वॉलपोन। ये तीनों प्ले जो हैं ये काहे के एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस के, या कॉमेडी ऑफ हॉरर के। तो ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और द एल्केमिस्ट एंड वॉलपोन, ये तीनों प्ले जो हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। किसके? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के एग्जाम्पल है। 84वां क्वेश्चन, 84th, इन 18th century कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाय। मतलब 18वीं शताब्दी में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये किसके द्वारा फिर दोबारा से जीवित की गई? कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा जीवित की गई? तो 18वीं शताब्दी में पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, वो जो लेखक हैं वो हैं गोल्ड स्मिथ और शेरिडन। कौन है? गोल्ड स्मिथ और शेरिडन। दी राइवल्स इज रिटेन, एक बहुत अच्छी कृति है, बुक है दी राइवल्स, RIVALS। दी राइवल्स जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा? ये राइवल्स जो है ये शेरिडन के द्वारा लिखी गई है। ना तो इसे गोल्ड स्मिथ ने लिखा है ना कॉनग्रीव ने लिखा है, इसे लिखा है राइवल्स ने। किसने? राइवल्स ने। 86वां क्वेश्चन है, इट इज ए ड्रामा ऑफ ए सीरियस नेचर डीलिंग विद द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन मेन ऑफ ग्रेट फॉर्चून एंड स्टेटस। कह रहा है कि ये ड्रामा होता है सीरियस नेचर का। ये नाटक जो होता है ये सीरियस प्रकृति का वर्णन करता है, ड्रामा होता है, और जिसमें किसके बारे में वर्णन किया जाता है?
विचारों का और एक्शन, मतलब विचारों का और उनके कार्यों का वर्णन किया जाता है किसके? सामान्य लोगों के। महान लोगों का ग्रेट फॉर्चून एंड स्टेटस, मतलब महान लोगों की अपेक्षा महान लोगों का नहीं वर्णन किया जाता है, सामान्य लोगों के विचारों और उनके कार्यों का वर्णन किया जाता है। एक सीरियस नेचर का एक ड्रामा होता है, और ये जो है डेमोक्रेसी का राइज है, मतलब प्रजातंत्र की उत्पत्ति है ये ड्रामा। और ये किस प्रकार के ड्रामा कहलाते हैं? मतलब इसमें सामान्य लोगों के कार्यों और विचारों का वर्णन किया जाता है, महान लोगों और बड़े स्टेटस लोगों के बारे में नहीं बताया जाता है। और ये जो ड्रामा है ये प्रजातांत्रिक जो सोच है, प्रजातांत्रिक जो प्रभाव है, इसी के कारण ये ड्रामा उठा है। तो ये किस प्रकार का ड्रामा है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक कॉमेडी, कॉमी ट्रेजेडी या प्योरली क्लासिक ट्रेजेडी? तो सही ऑप्शन है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी में सामान्य लोगों के विचारों और एक्शन का वर्णन किया जाता है। प्रजातांत्रिक शासन आने के बाद में, प्रजातांत्रिक सोच आने के बाद में ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी का उत्थान हुआ। सामान्य लोगों का वर्णन किया जाता है, उनके विचारों का और उनके कार्यों का, ना कि महान राजाओं महाराजाओं का। पुराने जमाने में जितने भी प्ले हैं उनमें सभी राजकुमारों का, राजाओं का, उनका वर्णन है, लेकिन ये जो ड्रामा है डोमेस्टिक ट्रेजेडी, इसमें सामान्य लोगों की समस्याओं और उनके विचारों को दर्शाया जाता है। 87वां क्वेश्चन देखिएगा। इट इज ए लिटरेरी वर्क इन विच इमेजिनेशन प्लेज ए ग्रेट रोल। इट प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ एज इट कुड नेवर बी। बाय व्हाट टर्म इज द लिटरेरी वर्क नोन? मतलब एक ये लिटरेरी वर्क है जिसमें इमेजिनेशन, कल्पना जो है एक अच्छा रोल, मतलब काल्पनिक ये होते हैं। इमेजिनेशन एक ग्रेट रोल, मतलब कल्पना जो है एक महान रोल अदा करती है, जो ये लिटरेरी वर्क है। और ये जो है प्रस्तुत क्या करते हैं? जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जहां तक कभी हो नहीं सकता। मतलब ऐसी कल्पना के द्वारा ऐसे चित्र प्रस्तुत करते हैं जो कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं। ऐसा ये लिटरेरी वर्क होता है। तो इस लिटरेरी वर्क के द्वारा क्या इसको कहा जाता है? मतलब ऐसी कल्पना करना जो संभव ना हो, और ऐसी कल्पना को क्या कहा जाता है? इमेजिज्म कहा जाता है, डैडीज्म कहा जाता है, या फैंटेसी, या नन ऑफ दिस? तो इसे कहा जाता है फैंटेसी। इस रचना को, इस लिटरेरी वर्क को क्या कहा जाता है? फैंटेसी, FANTASY। अगला है 28वां क्वेश्चन। इट इज ए लिरिकल पोएम दैट गिव्स ए लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एमिड नेचुरल सराउंडिंग, जनरली रूरल और पेस्टोरल। ओरिजिनली द टर्म वाज अप्लाइड टू द पोएम्स ऑफ थियोक्रिटिस। मतलब इस टर्म का नाम तुम्हें बताना है। ये एक लिरिकल पोएम होती है, ठीक है? ये क्या होती है? संगीतमय एक कविता होती है जो एक लिटिल पिक्चर देती है प्रत्येक दिन के जीवन के बारे में, जो हमारे प्रत्येक दिन में आए दिन जिंदगी में घटित होता है, उसमें क्या घटित हो रहा है उसका ये चित्र प्रस्तुत करती है। एक संगीतमय कविता होती है, और ये जो प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन करती है वो नेचुरल सराउंडिंग्स के मध्य में दिखाती है। जो प्रकृति वातावरण है इसके मध्य में जो दिनचर्या हमारी प्रतिदिन की बीत रही है उसके बारे में बताती है, चित्र प्रस्तुत करती है। सामान्य तौर पर रूरल और पेस्टोरल, मतलब सामान्य तौर पर इसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन किया जाता है। जो दैनिक जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, उसका प्रकृति के वातावरण में उसका वर्णन किया जाता है। ऐसा पिक्चर प्रस्तुत किया जाता है इस लिरिकल पोएम में। सामान्य तौर पर टर्म जो है थियोक्रिटिस की कविताओं को अप्लाई करता है। ये जो टर्म है, जो थियोक्रिटिस जो एक कवि हुए हैं उनको अप्लाई करता है, उनकी कविताओं को अप्लाई करता है। तो वो टर्म कौन सा है?
आइडियल है, लिरिक है, बैलेड है, ले है। तो पहले भी हमने बताया है जिसमें पेस्टोरल और रूरल एरिया का वर्णन दिया जाता है, वो कविता कहलाती है आइडियल। तो ऑप्शन सही है आइडियल। थियोक्रेटिस प्रथम कवि हैं आइडियल के, इसीलिए कहा जाता है। आइडियल के पिता जो हैं थियोक्रेटिस कहे जाते हैं। 89वां क्वेश्चन, जॉन हेवुड फोर पीज, मतलब जॉन हेवुड एक लेखक है, उनकी एक रचना है फोर पीज, पी बहुवचन है, पी लेटर जो है बहुवचन है। तो फोर पी ये क्या है? तो ये जो है इंटरल्यूड है। जॉन हेवुड का जो फोर पी है ये इंटरल्यूड है, ना ही कॉमिक रिलीफ है, ना ही पोएटिक जस्टिस है, ना ही मिस्ट्री प्ले है। ये क्या है? इंटरल्यूड है। 90वां क्वेश्चन है, मिस्ट्रीज प्लेज वर कंसर्नेड विद द बाइबल व्हाइल मिरेकल प्लेज डील्ड विद। कह रहा है जो मिस्ट्रीज प्लेज होते हैं उनका संबंध जो है बाइबल से होता है। किससे होता है? बाइबल की कथाओं से होता है। बाइबल में जो कथाएं आए उनमें उनसे रिलेटेड होते हैं मिस्ट्रीज प्ले। जबकि मिरेकल प्लेज जो होते हैं ये किसके बारे में बताते हैं? तो ये बताते हैं संतों और शहीदों के जीवन के बारे में बताते हैं। इसमें बाइबल के बारे में नहीं बताया जाता है। जो मिरेकल प्ले होते हैं इनमें द लिव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स, शहीदों यानी महान संतों, त्यागियों और संतों के जीवन के बारे में बताया जाता है। ना ही भूतों के बारे में बताया जाता है, ना ही कॉमन लोगों के बारे में, और ना ही देवी देवताओं के बारे में इसमें बताया जाता है। मिरेकल प्लेज में बताया जाता है तो संतों के जीवन के बारे में, त्यागियों के जीवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91, विच ड्रामा originated in the medieval church and its ritual forms of worship, especially that of the chanted dialogue between the celebrant and the congregation during mass। कौन सा ड्रामा जो है वो उत्पन्न हुआ है मध्य चर्च में, मतलब मध्यकालीन चर्च की सोच से वो ड्रामा ऑरिजिनेट हुआ है। और ये जो है इसका रूप जो है पूजा का रिचुअल फॉर्म है, पूजा का। मुख्य रूप से चैंटेड डायलॉग के द्वारा दर्शाई जाती है। और किसके बीच में? आकर्षित डायलॉग, मतलब ये ड्रामा जो है मध्यकालीन चर्च से उत्पन्न हुआ है। अब उस ड्रामे का नाम बताना है, ऐसा ड्रामा जो मध्यकालीन चर्च से उत्पन्न हुआ है और रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप और पूजा के रिचुअल फॉर्म को दर्शाता है। मुख्य रूप से ये आकर्षक संवाद के लिए जाने जाते हैं। और संवाद आकर्षित किसके मध्य में? सेलिब्रेंट एंड दी कांग्रेगेशन ड्यूरिंग मास, मतलब भीड़ के दौरान, मुख्य वक्ता और भीड़ के दौरान जो संवाद होता है आकर्षित, उसके लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन से ड्रामा है? तो ये ड्रामा और कोई नहीं है, ये लिटर्जिकल ड्रामा जाना जाता है। लिटर्जिकल ड्रामा, ना ही मिस्ट्री प्ले, ना ही मॉरलिटी ड्रामा, ना ही रेस्टोरेशन ड्रामा, ये ड्रामा कहलाते हैं लिटर्जिकल ड्रामा। LITURGICAL, लिटर्जिकल ड्रामा जाने जाते हैं। 92वां क्वेश्चन है, ए लाइन कॉन्सिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल्स इज नोन, मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं और 2 सिलेबल का एक फीट होता है। तो कितने फीट हुए? 5 फीट और 10 सिलेबल्स। तो एक ऐसी लाइन जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डीकैसिलैबिक। डीकैसिलैबिक, DECASYLABIC, डीकैसिलैबिक कहा जाता है। ना ही हेक्टैसिलैबिक कहा जाता है, ना ही पेंटा
सिलेबिक कहा जाता है डीकैसीलैबिक। 10 सिलेबल्स की एक लाइन कही जाती है डीकैसीलैबिक। 93वां क्वेश्चन है, एक ऐसी लाइन जिसमें 1 फीट होता है ओनली इज नोन। मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें केवल एक ही फीट होता है, मतलब 2 ही सिलेबल्स होते हैं 1 फुट, तो इसे कहा जाता है मोनोमीटर। क्या कहा जाता है? मोनोमीटर। 1 मीटर भी नहीं कहा जाता है, लोगोमीटर भी नहीं कहा जाता है मोनोमीटर। एक लाइन की कविता जिसमें एक ही फीट होता है उसे कहा जाता है मोनोमीटर। क्या कहा जाता है? मोनोमीटर। एक बार देख लीजिएगा, जिसमें 1 फुट होता है प्रत्येक लाइन में उसे मोनोमीटर कहते हैं। जिसमें 2 फीट होते हैं उसे डाईमीटर कहते हैं, पर लाइन के हिसाब से बता रहे हैं। और जिसमें 3 फुट होते हैं पर लाइन, प्रत्येक लाइन में, उसे ट्रीमीटर कहते हैं। और जिसमें 4 फीट होते हैं उसे टेट्रामीटर कहते हैं, TETRA मीटर, टेट्रामीटर। 5 फीट जिस लाइन में होते हैं उसे पेंटामीटर, और जिसमें 6 फीट होते हैं उसे हेक्सामीटर, और जिसमें 7 फीट होते हैं उसे हेप्टामीटर, और जिसमें 8 फीट होते हैं उसे कहा जाता है ऑक्टामीटर। तो इस तरीके से ये मीटर कहे जाते हैं। मोनोमीटर 1 फुट, डाईमीटर 2 फीट, ट्रीमीटर 3 फीट, टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टामीटर 8 फीट। तो इस तरीके से ये मीटर हुए, और 1 फीट में 2 सिलेबल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक वर्ड हैविंग 1 सिलेबल्स इज नोन। मतलब जिसमें केवल एक ही सिलेबल होता है, मीटर नहीं होता है, ना ही फीट होता है, एक सिलेबल। तो 1 फुट वाले को तो मोनोमीटर कहते थे, लेकिन एक सिलेबल वाले क्या कहेंगे? तो एक सिलेबल को कहेंगे मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल क्या कहेंगे? मोनोसिलेबल। मोनोलोगिव नहीं कहेंगे, ना ही मोनोवर्ड कहेंगे मोनोसिलेबल। ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी आए हैं मोनोलोगिव और मोनोवर्ड, लेकिन सही ऑप्शन मोनोसिलेबल। एक सिलेबल वाले वर्ड को मोनोसिलेबल कहते हैं, और 2 सिलेबल वाले को डाई सिलेबल। अगला 95वां क्वेश्चन है, ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइनों का स्टेंजा जो आइम्बिक पेंटामीटर में है। आइम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 शब्द, और पेंटामीटर तो अभी हमने बताया आपको जिसमें 5 फीट होते हैं। तो एक स्टेंजा 8 लाइन का जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर है, क्या कहा जाता है? ओटवा राइमा, या टेरसा राइमा, या राइमा रॉयल, या नन ऑफ दीज। तो जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है वो जाना जाता है ओटवा राइमा। किसमें जाना जाता है? ओटवा राइमा में। तो जो 8 लाइन का होता है आइम्बिक पेंटामीटर उसे कहा जाता है ओटवा राइमा। क्या कहा जाता है? ओटवा राइमा। जो 2 लाइनों का, राइम्ड लाइन का मतलब लयबद्ध मिलती हुई 2 लाइनों का स्टेंजा होता है उसे कपलेट कहते हैं। 3 लाइनों का जिसकी लय मिलती हुई होती है उसे ट्रिपलेट कहते हैं। और जो स्पेंसियर स्टेंजा जो स्पेंसर ने फेरी ट्यून में यूज किया है उसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेंजा। अगला क्वेश्चन 96वां क्वेश्चन कह रहा है कि हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैल्सी। मतलब किसने पैथेटिक फैल्सी का टर्म पैथेटिक फैल्सी
जो है पैथेटिक, PATHETIC, पैथेटिक फैलेसी का जो टर्म है ये किसने दिया है आपको बताना है। अर्नोल्ड ने दिया है, कर्लीले ने दिया है, या रस्किन ने दिया है। तो सही ऑप्शन है ये रस्किन साहब ने पैथेटिक फैलेसी का जो टर्म है ये रस्किन साहब ने दिया। आगे लिखा है ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 5 फीट, ऐसी लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया जिसमें 5 फीट होते हैं उसे पेंटामीटर कहते हैं। इसमें कुछ पूछने ही नहीं, अभी अभी हमने आपको बताया। आगे कह रहा है पेंटा माने ही होता है 5, तो इसका मतलब जिसमें 5 फीट उसे पेंटामीटर कहते हैं, जिसमें 6 फीट उसे हेक्सामीटर कहते हैं, और जिसमें 7 फीट उसे हेप्टामीटर कहते हैं, और जिसमें 8 फीट होते हैं उसे ओक्टामीटर कहते हैं। ओक्टा मीन्स होता है 8 फीट। 3 फीट होते हैं जिसमें उसे ट्रीमीटर कहते हैं, और जिसमें 2 फीट 1 फीट होता है उसे मोनोमीटर, और जिसमें 2 फीट होते हैं उसे कहते हैं डायमीटर। ये तो है मेट्रिक लाइंस के आधार पर मीटरों का हुआ। आगे इट इज ए हिस्टोरिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एंटीसिपेटिंग एंड आंसरिंग ऑब्जेक्शन इन एडवांस। मतलब ये एक हिस्टोरिक डिवाइस होती है जिसमें प्रयोग किया जाता है उत्तर देने के लिए, विरोध करने के, जो विरोधी लोग होते हैं उनको उत्तर देने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, तो इस टर्म को कहा जाता है इन एडवांस, एडवांस में उत्तर देने के लिए। तो इस टर्म को कहा जाता है प्रोलेप्सिस। क्या कहा जाता है? प्रोलेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 99, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 4 फीट। तो अभी हमने बताया पेंटामीटर हो नहीं सकता क्योंकि पेंटामीटर 5 लाइन, टेट्रामीटर 3 लाइन, हेक्सामीटर जो इसमें है, हेक्सामीटर हमने बताया आपको हेक्सामीटर 6 लाइन का होता है। तो इसमें सही ऑप्शन पेंटामीटर, हेक्सामीटर 6 लाइनें का, और जो टेट्रामीटर होता है वो 4 लाइनों का, सॉरी। तो 4 फीट का क्या कहलाता है? टेट्रामीटर। और जो 3 फीट का है वो ट्रीमीटर कहलाता है। जिसमें 3 फीट होंगे वो ट्रीमीटर कहलाएगा, इसमें 4 फीट होंगे वो टेट्रामीटर कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट हुआ। अगला 100, ए लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 3 फीट। अभी आया था, तो 3 फीट होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रीमीटर। और जिसमें 2 फीट होते हैं उसे कहते हैं डायमीटर या बाईमीटर, BI या DIA डायमीटर। और 3 फीट वाले को कहते हैं ट्रीमीटर, और 2 फीट वाले को कपलेट कहते हैं। सॉरी, 2 लाइनें जिसकी रिदम मिलती है उसे कपलेट कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ट्रीमीटर। 101, क्वेश्चन नंबर 101, 101, इन आइम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड। मतलब आइम्बिक में प्रत्येक फुट को क्या कहा जाता है? तो आइम्बिक में प्रत्येक फुट को इम्बस कहा जाता है, IMBUS, इम्बस कहा जाता है। अब बात यह है कि लैटिन और ग्रीक पोट्री में फीट को 2 भागों में बांटा गया था, आइम्बस और ट्रोची, TROCHEE। आइम्बस ये 2 सिलेबल का बना होता है, जो इसमें हमने बताया है कि आइम्बस ईच फुट जो है वो कहा जाता है आइम्बस। आइम्बस IMBUS, आइम्बस से बनता है आइम्बिक। तो आइम्बस, आइम्बिक के प्रत्येक फुट को आइम्बस कहा जाता है। और ये आइम्बस जो है
दो सिलेबल से बना होता है। पहला सिलेबल जो है अन असेंटेड होता है, पहला सिलेबल जो है आइम्बिस में अन असेंटेड होता है, और दूसरा जो है असेंटेड होता है। किसमें? फिट के, जो फिट आइम्बिस होता है। देखो प्रत्येक फिट में दो सिलेबल्स होते हैं, और जिसका पहला फिट अनअसेंटेड हो और दूसरा फिट असेंटेड हो तो उसे कहेंगे आइम्बिक पेंटामीटर। और आइम्बिक पेंटामीटर के प्रत्येक सिलेबल्स को आइम्बस कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार फिट का है वो टॉर्की है, TROCHEE। तो ये आइम्बस के जो आइम्बिक पेंटामीटर होता है, आइम्बिक होता है फिट, उसके विरोध में होता है पेंटामीटर नहीं, आइम्बिक जो फिट होता है। जो देखो फिट तो दो सिलेबल से बना ही होता है। आइम्बिक फिट में क्या होता है, पहले अनअसेंटेड होता है, बाद में असेंटेड होता है। और जो दूसरा प्रकार लैटिन भाषा में फिट का आया है, तो दूसरा जो है टॉर्की में क्या होता है, इसमें जो है पहला फिट जो होता है स्ट्रेस होता है, मतलब जोर दे के कहा जाएगा, और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेट होता है, मतलब अनस्टेंटेड। इसमें विरोध हो जाता है। आइम्बस में जो है आइम्बिक फिट में जो होता है पहला अनअसेंटेड और बाद में असेंटेड। टॉर्की में पहला असेंटेड बाद में अनअसेंटेड। तो इस तरीके से ये फिट का विवरण हुआ। समझ गए? आगे क्वेश्चन नंबर 102। In iambic there are two syllables, the first is unaccented and the second, तो second अभी हमने बताया iambic में पहला unaccented और दूसरा होता है accented। क्वेश्चन नंबर 103। In Taurkic there are two syllables, the first is accented and the other। अभी बताया फिट का जो दूसरा प्रकार होता है टॉर्किक, उसमें पहला होता है असेंटेड और दूसरा होता है अनअसेंटेड। और जबकि आइम्बिक पेंटामीटर में, सॉरी पेंटामीटर हम कह देते हैं, आइम्बिक फिट में पहला होता है अनअसेंटेड, दूसरा होता है असेंटेड। और टॉर्की में पहला होता है असेंटेड, दूसरा होता है अनअसेंटेड। क्वेश्चन नंबर 104। इन एनापेस्टिक देयर आर 3 सिलेबल्स। अब तीसरा प्रकार बताया गया है, यहाँ आ गया तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार जो बताया गया है आइम्बिक, दूसरा है टॉर्की और तीसरा है एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में फिट में 3 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें पहले दो जो सिलेबल होंगे तो वो अनअसेंटेड होंगे, और तीसरा जो सिलेबल होगा वो असेंटेड होगा। देखो आइम्बिक और टॉर्की में पहला आइम्बिक में होता है था अनअसेंटेड, दूसरा असेंटेड। टॉर्की में पहला असेंटेड, दूसरा अनअसेंटेड। लेकिन एनापेस्टिक जो फिट होता है उसमें के पहले दो होते हैं, इसमें तीन सिलेबल होते हैं ना एनापेस्टिक में, तब ये बना। एनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, तब ये बनता है एनापेस्टिक फिट। तो पहले जो सिलेबल होते हैं वो अनअसेंटेड, और दूसरा जो होता है सिलेबल वो होता है असेंटेड। क्वेश्चन नंबर 105। इन एम्फीबार्क देयर आर 3 सिलेबल्स। ये एम्फीबार्क जो होता है ये भी 3 सिलेबल का होता है। इसमें के जो पहले होते हैं अनअसेंटेड, दूसरा होता है असेंटेड, और तीसरा जो सिलेबल होता है वो फिर अनअसेंटेड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 105। मतलब जो एम्फीबार्क AMPHIBRACH एम्फीबार्क जो सिलेबल फिट होता है उसमें 3 सिलेबल्स होते हैं, ध्यान दें। और एक एनापेस्टिक भी था फिट, उसमें भी 3 सिलेबल होते हैं। उसमें शुरुआत के जो 2 सिलेबल्स होते हैं वो अनअसेंटेड होते हैं, और लास्ट का जो सिलेबल होता है वो असेंटेड होता है। जबकि एम्फीब्रैक में भी 3 सिलेबल होते हैं, सिलेब्स होते हैं। पहला सिलेब्स अनअसेंटेड, दूसरा असेंटेड और तीसरा फिर अनअसेंटेड, मतलब मिक्स होते हैं। अनअसेंटेड से शुरुआत हुई और बीच में असेंटेड और तीसरा भी अनअसेंटेड। क्वेश्चन नंबर 106।
इन डेक्टिलिक देयर आर 3 सिलेबल्स। अब फिर एक आया, एक डेक्टिलिक सिलेबल, सॉरी डेक्टिलिक फिट होता है। कौन होता है? डेक्टिलिक फिट होता है। इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं। पहला जो सिलेबल्स होता है वो होता है असेंटेड, और लास्ट के दोनों जो होते हैं वो होते हैं अनअसेंटेड। ये किसका रूल है? डेक्टिलिक। डेक्टिलिक फिट जो होता है, इस 3 सिलेबल्स का ये भी होता है। पहला सिलेबल जो होता है वो असेंटेड, और लास्ट के जो 2 होते हैं वो अनअसेंटेड। अब क्वेश्चन नंबर 107, विच मीटर हैज ए मेट्रिकल फुट consisting of 2 long or heavily ascended syllables। मतलब कौन सा मीटर जिसमें 2 लंबे और हैवी असेंटेड सिलेबल्स होते हैं, ऐसा कौन सा मीटर है? तो ऐसा मीटर है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में जो है पहले जो फिट होते हैं तो वो लंबे और हैवी असेंटेड सिलेबल्स होते हैं। 108, बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ। बेलिंडा जो है किस प्ले की हीरोइन है? तो बेलिंडा आप लोग जानते हैं दी रेप ऑफ दी लॉक की है। किसकी है? दी रेप ऑफ दी लॉक की बेलिंडा हीरोइन है। अगला है हु रोट एन एलेजी ऑन दी डेथ ऑफ ए मैड डॉग। मतलब कह रहा है किसने एलेजी ऑन दी डेथ ऑफ ए मैड डॉग लिखी है। एक रचना है एलेजी ऑन दी डेथ ऑफ ए मैड डॉग, तो ये रचना लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। किसने लिखी है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। एलेजी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। एलेजी प्राचीन ग्रीक भाषा से उत्पत्ति जिसकी हुई, पौराणिक तौर पर इसे गीतों में और कविताओं में अपने दुख जो वर्णित किए जाते थे उसी को एलेजी कहा गया। और ऐसा व्यक्ति जो प्रिय होता था उसी को याद कर करके गीतों में खूब रोया और विलाप किया जाता था, उसे ही एलेजी कहा जाता था। इसकी जो टोन होती थी वो प्लेंटिव होती थी, दुखदाई होती थी। और इंग्लिश में कई प्रकार की कई एलेजी फेमस हैं, जैसे हम आपको कुछ एलेजी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन, वाल्ट व्हिटमैन की जो एलेजी है वो भी बहुत फेमस है। और एक एलेजी मिल्टन की लाइसिडस जो 1637 में प्रकाशित हुई थी, जिसे पैस्टोरल एलेजी कहा जाता है, जो पैस्टोरल एलेजी के अंतर्गत आती है, वो भी बड़ी फेमस है। मिल्टन साहब ने ये एलेजी अपने प्रिय मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी थी। शैली साहब की एडोनेस नामक एलेजी शैली की जो 1821 में लिखी गई, ये एलेजी उन्होंने अपने प्रिय मित्र कीट्स की मृत्यु पर लिखी थी। अर्नोल्ड की एक एलेजी है थायरसिस, जो 1861 में लिखी गई। अर्नोल्ड की थायरसिस THYRSIS 1861 में लिखी। ये आर्थर ह्यूज क्लॉफ की मृत्यु पर लिखी गई। थॉमस ग्रे ने एक दूसरे प्रकार की एलेजी लिखी जिसे पर्सनल एलेजी कहा जाता है, और ना ही इसे इम्पर्सनल कहा जाता है, मिक्स है ये दोनों की। रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और वाल्ट व्हिटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन तो लिखी है, एक एलेजी और लिखी है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन दी डोरयार्ड। व्हेन लिलैक्स लास्ट इन दी डोरयार्ड। टेनिसन की एक एलेजी बहुत फेमस है, इन मेमोरियम, जिन्होंने हैलम की मृत्यु पर लिखा। टेनिसन ने इन मेमोरियम, हैलम की मृत्यु पर इन्होंने एलेजी लिखी। बायन BION, बायन कवि एक हुए हैं
जिनकी एलेजी का नाम है लेमेंट फॉर एडोनिस, बहुत फेमस इनकी एलेजी है। स्पेंसर की एक एलेजी है एस्ट्रोफेल, जिसे उन्होंने सर फिलिप सिडने की मृत्यु पर लिखा। स्पेंसर ने एक एलेजी लिखी, एस्ट्रोफेल सर फिलिप सिडने की मृत्यु पर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक और एलेजी लिखी, रग्बी चैपल। क्या लिखी? रग्बी चैपल। W.H. आर्डेन ने एक एलेजी लिखी है, इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स, किताब का नाम है उनकी एलेजी का, इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स की लिए मृत्यु पर लिखी W.H. आर्डेन ने। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने जो अभी हमने बताई एलेजी ऑन दी डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो इस तरीके से ये एलेजी वर्णन हुआ। अगला क्वेश्चन, विच पोएट हैज रिटन एन एलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। तो अभी हमने बताया मैं विलियम बटलर ईट्स की याद में जो एलेजी लिखी गई, किसने लिखी? तो लिखी है W.H. आर्डेन साहब ने। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मैकफर्सन ने लिखा, जेम्स मैकफर्सन जी ने लिखा है ओशियन। क्या लिखा है? ओशियन, OSSIAN, ओशियन लिखी है रचना। सर वाल्टर स्कॉट ने क्या लिखा? चार हम लाइनें बोलेंगे जिनमें आपको बताना है सर वाल्टर स्कॉट ने कौन सी बुक लिखी है। द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल, द लेडी ऑफ द लेक, वैनिटी फेयर, द विलेज। तो इसमें कोई रचना नहीं सर वाल्टर स्कॉट ने लिखी है, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल लिखा है, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल। 113वां क्वेश्चन, ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर, ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स, ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये किसके द्वारा रचना लिखी गई? बहुत ही फेमस रचना है, ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये लिखी गई है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है, ए टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स। अगला है सर्टोर रिसर्टस, ये किसने लिखी? सर्टोर रिसर्टस, SARTOR RESARTUS, सर्टोर रिसर्टस, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रचना लिखी गई थॉमस कार्लिले, थॉमस कार्लिले। द राइटर ऑफ एनिमल फॉर्म, एक रचना आती है एनिमल फॉर्म, तो एनिमल फॉर्म के रचयिता कौन है? तो एनिमल फॉर्म के रचयिता हैं जॉर्ज ऑरवेल। किसने एनिमल फॉर्म लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल। डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस के लेखक जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लोवे हैं। डॉक्टर फॉस्टस के लेखक क्रिस्टोफर मार्लोवे हैं। 117वां क्वेश्चन, द डचेस ऑफ मॉल्फी एंड द व्हाइट डेविल, ये किसने लिखी है? एक कविता है, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द व्हाइट डेविल, ये रचना किसने लिखी है? तो ये रचना लिखी है जॉन वेबस्टर ने लिखी है। किसने? जॉन वेबस्टर ने। ऑल फॉर लव, ये किसने लिखी है? तो ऑल फॉर लव जो है ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है। ना तो गोल्ड स्मिथ ने लिखी है, ना तो शेक्सपियर ने, ना तो कॉन्ग्रीव ने। ऑल फॉर लव लिखा है जॉन ड्राइडन। कैटो इज ए ट्रेजेडी, कैटो एक ट्रेजेडी है। तो कैटो जो ट्रेजेडी की है प्ले, तो कैटो ये किसने लिखा है? तो कैटो इज ए ट्रेजेडी ये लिखा गया है एडिसन के द्वारा। कैटो ट्रेजेडी जो है बुक ये लिखी गई है एडिसन के द्वारा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 120वां, द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव, ये किसने लिखा है? तो द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव ये लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने। किसने लिखा है? विलियम कॉन्ग्रीव ने।
तो आज का प्रैक्टिस का इस तरीके से क्वेश्चन 120 कंप्लीट हुए। बार बार इनका अध्ययन करें, बार बार सुने और ज्ञान बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है।